हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, आरपीएससी ने एसीएफ और एफआरओ की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी है। लगभग एक महीना बचा है और जूलॉजी की एग्ज़ाम 29 सितंबर को आयोजित की जाएगी। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे से पूरी लगन से इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप सभी के सपनों को पंख लगाने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो सीरीज लाया हूँ। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो सीरीज को देखेंगे, प्रत्येक वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, समझेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। इस कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स का है, जिसका नाम है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। मेंडल के द्वितीय और तृतीय नियम को प्रैक्टिकली फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। 1903 में सटन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर हम मेंडल के नियमों को पुनः समझेंगे। बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है इनको समझना। लिंकेज को समझने के लिए हमें इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। बैकग्राउंड की बात करता हूँ। हम पहले बैकग्राउंड देख रहे हैं। मेंडल के द्वितीय नियम की बात करते हैं, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पर एक जीन के दो एलील एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं। कब? जब युग्मकों का निर्माण होता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। अब मैं इसको एक डायग्राम से आप सभी को समझा रहा हूँ। आप लोग सभी स्क्रीन पर देखें। देखो, यहाँ पर मैं दो कोशिकाएं ले रहा हूँ, एक मेल दूसरा फीमेल। दो जीन के द्वारा मैं आप सभी को समझाऊंगा। दो जीन ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, जीन ए और जीन बी। द्विगुणित कोशिका में प्रत्येक जीन की दो कॉपी होती है, यानी प्रत्येक जीन के दो एलील पाए जाते हैं। और यदि मैं गुणसूत्र की परिभाषा में कहूँ तो द्विगुणित कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी में पाया जाता है, यानी 2n। तो यहाँ पे यदि मैं ए और बी जीन को अलग अलग गुणसूत्रों पे मान के चलूँ तो हमारे पास यहाँ टोटल 4 गुणसूत्र हमें शो करने हैं। कितने गुणसूत्र? टोटल 4 गुणसूत्र। दो जो जोड़ी में होंगे, तो यहाँ टोटल 4 गुणसूत्र है और 2 जोड़ी गुणसूत्र कह सकते हो आप, क्योंकि 2n कोशिका है। सेम इधर वही मैं शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो जीनोटाइप ले रहा हूँ वो आप सभी ने 12th में लिया होगा। प्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव, है ना? तो उनके बीच ही हम संकरण करवाएंगे, यानी क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? कैपिटल ए और कैपिटल बी। या मैं लेटर में लिखूँ तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, जैसे आप सभी 12th में आप सभी ने लिखा होगा या कॉलेज में आप सभी ने लिखा होगा। दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी स्मॉल बी। ठीक है, ये दो मैंने पेरेंट्स लिए हैं। इनके बीच में क्या करवाना है? हमें संकरण करवाना है। संकरण करवाने से पहले हमें युग्मक बनाने पड़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और वो कैसे संपन्न होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पे जब मैं युग्मक बनाऊं तो
अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनती है। आप सभी जानते हो, आपने 12th में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे 4 कोशिकाएं बना रहा हूँ। कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये आप सभी जानते हो। तो मैं यहाँ पे आधी शो कर रहा हूँ। देख सकते हो आप स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने गुणसूत्रों की संख्या आधी शो कर दी है। जीनोटाइप क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए सेम होगा कैपिटल बी, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा वाला एलील नहीं है, समान प्रकार के एलील है। तो हमारे पास जो युग्मक का जो जीनोटाइप होगा वो सेम प्राप्त होगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये युग्मक हो गया। इसी प्रकार जब हम दूसरे पेरेंट्स का देखते हैं, उनका युग्मक का जीनोटाइप देखते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी। या गुणसूत्रीय फॉर्म में लिखूं तो केवल ए कोशिका में शो कर रहा हूं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहां तक हम बात करें तो जो मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम, उसको समझ सकते हैं। पृथक्करण के नियम में क्या होता है, यहाँ पर जो हमने जीन लिए ए और बी जीन, ए जीन की बात करूं तो ए जीन के 2 एलील होते हैं प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में। यहाँ पर वो क्या होते हैं एक दूसरे से, जैसे मैं यहाँ पे एक जीन की बात करूं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों एलील अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। ये पृथक्करण का नियम है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके गुड, आगे चलते हैं। हमने गैमीट बना लिए, अब हम जाइगोट बना रहे हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो जो जाइगोट प्राप्त हमें वो कैसा होगा? देखो ये 2 हमारे पास है, और यदि गुणसूत्रीय फॉर्म में देखूं तो ये 2। तो यहाँ पर हमें गुणसूत्रीय फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास द्विगुणित कोशिका होती है, उसमें वापस वही संख्या आ जाएगी जो पेरेंट में, जनक में जो गुणसूत्रों की संख्या थी। तो यहाँ पर फिर 4 गुणसूत्र आ जाएंगे, और उसका जीनोटाइप क्या होगा? देखो यहाँ से पहले वाले से कैपिटल ए, कैपिटल बी आ रहा है, दूसरे वाले से स्मॉल ए, स्मॉल बी आ रहा है। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये हमें जीनोटाइप यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पास जीनोटाइप यहाँ पे आ गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये F1PD प्राप्त होगी। ये कौन सी पीडी है? F1PD। अब हम F1PD से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा, स्वयं परागण के द्वारा F2PD प्राप्त करेंगे। जब F2PD हम प्राप्त करेंगे तो वही कंडीशन आएगी, पहले युग्मकों का निर्माण होगा, फिर जाइगोट बनेगा। यहाँ पर युग्मकों का जो निर्माण होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, ये आप सभी जानते हो। अर्धसूत्रीय विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और सेकेंड। जब हम अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की मेटाफेज की बात करते हैं, मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? सारे के सारे गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र एक मध्य प्लेट के ऊपर या मध्य रेखा के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं ऐसे। और जब एनाफेज फर्स्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं? दोनों विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं, ऐसे विपरीत ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्र अफ्यून का नियम वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार ही ये सारी घटनाएं होती है और हमें नए संयोजन में प्राप्त होते हैं। आप सभी ने 12वीं में पढ़ा होगा कि जो ये हमारे पास F1PD का जो जीनोटाइप है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इससे हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हो सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, देखो स्क्रीन पर, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी।
तो ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ पे चर्चा मैं इसकी कर रहा हूँ, ये हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, मैं दो स्थिति की बात करूँगा यहाँ पे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट के अंदर दो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हमें ये 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हो सकते हैं। मैं दो अलग अलग स्थिति लिख रहा हूँ, यहाँ पहली स्थिति लिख रहा हूँ एक साइड में, दूसरी साइड में सेकंड स्थिति। पहली स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे ये मैं कोशिका शो कर रहा हूँ, ये कौन सी अवस्था है, मियोसिस की, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ पे इनको मैं मध्य में व्यवस्थित कर रहा हूँ, इनको गुणसूत्रों को। देखो यहाँ पे मैं मध्य में शो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, मध्य में मैंने स्थित कर दिया इनको। पहली स्थिति में ये मध्य में आ गए। अब जब मेटाफेज फर्स्ट से एनाफेज फर्स्ट आती है तब क्या होता है, तब यहाँ पर ये जो समजात गुणसूत्र है, ये दोनों ये एक दूसरे से अलग होते हैं और विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं, और आगे चल के फिर टेलोफेज फर्स्ट में यहाँ खांच बनती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अगली जो लिख रहा हूँ वो टेलोफेज फर्स्ट लिख रहा हूँ, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न होने के बाद हमें क्या स्थिति प्राप्त होती है वो देख रहे हैं। तो हमें 2 कोशिकाएं प्राप्त होती है, जिसमें जो होमोलोगस गुणसूत्र है उनकी एक एक कॉपी दोनों कोशिकाओं में चली जाती है। अब यहाँ पे जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ देखो ये हमारे पास है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो व्यवस्थित हो रही है, मैं ऊपर की तरफ कैपिटल ए शो कर रहा हूँ पहले वाले जीन की बात करूँ, और नीचे स्मॉल ए। दूसरे वाले गुणसूत्र में मैं कैपिटल बी ऊपर शो कर रहा हूँ, ऐसे ही स्मॉल बी नीचे। तो जब ये कॉम्बिनेशन रहता इस प्रकार व्यवस्थित होते तो हमारे पास जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद कोशिकाएं बनती है, उसमें कौन कौन से गुणसूत्रों का जो जीनोटाइप वो कैसा होता है, यहाँ देख सकते हो कैपिटल ए और कैपिटल बी। दूसरे वाले का स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। आगे जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो कॉम्बिनेशन वही रहता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ समान है, यहाँ पर एलील समान है। तो ये कैपिटल ए का कैपिटल ए होगा, आगे भी जाएंगे तो वो स्मॉल ए नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमें गैमेट का जो जीनोटाइप प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, ये मैंने फिर दोनों समजात गुणसूत्रों को मध्य में व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा, वो आप देख सकते हो। पहले वाले में मैंने क्या लिखा, जो समजात गुणसूत्र है उनके प्रभावी एलील मैंने ऊपर की तरफ लिखे हैं और अप्रभावी एलील नीचे की तरफ लिखे हैं। देखो यहाँ पे फिर जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी दोनों ऊपर की तरफ है और स्मॉल ए, स्मॉल बी दोनों नीचे की तरफ है। अब मैं दूसरी स्थिति ले रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल ए ऊपर लिख दिया, स्मॉल ए नीचे लिख दिया। पहले वाले में कोई चेंज नहीं किया। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, स्मॉल बी ऊपर लिख दिया और कैपिटल बी नीचे लिख दिया। क्यों लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, मेरा पेन है, मेरी कॉपी है ना। बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। अब इस कंडीशन के बाद जो हमें युग्मक का जीनोटाइप में प्राप्त होता है वो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 कोशिकाएं बनेगी, फिर 4 कोशिकाएं बनेगी, है ना। तो 2 कोशिकाएं बनेगी, उनमें कौन कौन से गुणसूत्र कैसे जाएंगे, यहाँ मैं फिर से शो कर रहा हूँ शॉर्टकट में। कैपिटल ए और स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए और कैपिटल बी। यानी हमारे पास लास्ट में हमें जो संयोजन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए और
कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। तो दो प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं दूसरी स्थिति से, और पहली स्थिति से भी हमें दो प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 4 प्रकार के संयोजन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ये मेटाफेज फर्स्ट में वो किस प्रकार व्यवस्थित हो रहे हैं। जरूरी नहीं हमेशा कैपिटल ए ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो, वो नीचे भी हो सकता है। और जब एनाफेज फर्स्ट आती है, जब ये अलग होते हैं एक दूसरे से, तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। यही स्वतंत्र अफ्यून का नियम है दोस्तों, यही नियम है स्वतंत्र अफ्यून का। जब मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में ये एक दूसरे के साथ होमोलोगस समजात गुणसूत्र एक जगह व्यवस्थित होते हैं, तो यहाँ पे जो जीनों का जो पृथक्करण होता है, एक जीन का एलील दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ संयोजन बना सकता है। यही स्वतंत्र अफ्यून का नियम है। यानी इनका अफ्यून जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अफ्यून। ये दो स्थिति हमने देखी, हमने दोनों नियम देखे मेंडल के, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे ये हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। जब ये सारी कंडीशन हुई, ये हमारे पास F2PD प्राप्त हमें हो रही है, तो F2PD में हमें इसका जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा, आप सभी जानते हो, 9331। और यदि मैं F1PD का टेस्ट क्रॉस कराऊं, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1PD का हम होमोजाइगस रिसेसिव जनक से क्रॉस करवाते हैं। यानी कौन से वाले से कराते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। उस स्थिति में हमारे पास फिनोटाइप क्या प्राप्त होता है, 1111, या जीनोटाइप कहूँ मैं तो 111 हमारे पास प्राप्त होगा। ये मेंडल के नियम है। ये हमने गुणसूत्र के वंशागति सिद्धांत के अनुसार, वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार हमने इसको समझा। अब बात करता हूं मैं लिंकेज की। दोस्तों अब हमारा टॉपिक एक्चुअल में शुरू अब हो रहा है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी था। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लिंकेज की। लिंकेज क्या है, ये तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और सटन बावरी ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दे दिया, जिसके द्वारा हमने समझ लिया। लेकिन आगे के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ पर क्या, ये जो 9331 रेशियो में प्राप्त हुआ, ये जो 1111 रेशियो में प्राप्त हुआ टेस्ट क्रॉस के द्वारा और फर्टिलाइजेशन के द्वारा 9331 F2PD का, ये हमें भिन्न प्राप्त हुआ, ये हमें अलग प्राप्त हुआ। अब क्यों प्राप्त हुआ अलग, वो हम देखेंगे। कारण क्या था, कारण था लिंकेज, यानी क्रॉसिंग ओवर को हम थोड़ा सा अलग देखेंगे, उसका भी रोल इसके अंदर है। जब लिंकेज है, लिंकेज होने के बाद में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो हमारे पास से कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, नए हमें लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। तो क्रॉसिंग ओवर का भी बहुत बड़ा रोल है। हमने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं देखी, क्रॉसिंग ओवर कहाँ संपन्न होता है दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र की भुजाएं जो होती है, उनके बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है कुछ भाग का क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। अब मैं जब एक ही जीन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग गुणसूत्रों पे, यहाँ पे कोई एक जीन है, यहाँ पे कोई एक जीन है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने से जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक गुणसूत्र में यदि एक ही जीन की बात कर रहा हूँ मैं, मेंडल ने क्या सपोज किया कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन होती है, देखा जाए तो ये मेंडल का सपोज था। लेकिन क्या एक्चुअल में
प्रत्येक गुणसूत्र पर एक ही जीन होती है? नहीं दोस्तों, प्रत्येक गुणसूत्र पे एक से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जीनें होती है, 1000 भी हो सकती है, बहुत जीनें होती है। तो फिर वहाँ पे कैसे संयोजन बनते हैं, क्या कंडीशंस लागू होती है? तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए। मैं बात करूँ आगे 1905 में बात करूँ, बेट्सन और पुनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसको रिजल्ट जो प्राप्त हुए थे वो मेंडल के नियमों के विरुद्ध थे। जो मेंडल को जो प्राप्त हुए थे उससे अलग थे। तो लिंकेज क्या है, ये क्यों प्राप्त हुए? लिंकेज के कारण। अब लिंकेज की हम बात करते हैं। यहाँ पे परिभाषा में देखो, यदि लिंकेज की कहूँ तो क्या होती है? लिंकेज का मतलब लिंक, किसी के साथ लिंक हो जाए तो उसको हम लिंकेज कहते हैं। लिंक होने की प्रवृत्ति लिंकेज कहलाती है। जब युग्मकों का निर्माण होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पे हम उन जीनों की बात करेंगे जो एक गुणसूत्र पे स्थित होती है। जैसे ये गुणसूत्र है, एक जीन यहाँ स्थित है, दूसरी जीन यहाँ स्थित है। तो ये गुणसूत्र की दोनों जीनें युग्मक निर्माण के समय एक साथ जाने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है, एक साथ जाने की, क्योंकि पास पास में है। तो वो जब युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मक कोशिकाओं में वो दोनों जीनें एक साथ चली जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो ये मेंडल को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मेंडल ने जिन लक्षणों का उपयोग किया था, जो उन्होंने लक्षण चूज किए थे द्विसंकर संकरण के लिए, आप सभी को पता है मेंडल का जो मटर है गार्डन पेया, उनके अंदर 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन्होंने 7 लक्षण लिए थे, लेकिन 7 लक्षण में से जिन लक्षणों का द्विसंकर संकरण करवाया वो लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पे स्थित है संयोगवश। तो वो लकी था, इसलिए उन्हें थोड़ी भिन्न प्राप्त नहीं हुई। हाँ, एक उन्हें 8वां एक्सपेरिमेंट किया था जिसका मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। फ्लोरिंग टाइम, फूलों के खिलने का समय, उस पर किया था। वहाँ उसको अलग रिजल्ट प्राप्त हुए थे, इसलिए उसने उसको पब्लिश नहीं किया, उसको अधूरा छोड़ दिया। मैं बात करता हूँ आगे आप लिंकेज की। लिंकेज को सर्वप्रथम नोट किसने किया था? बेट्सन और पुनेट ने। डायग्राम में देखो आप, इधर मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। बेट्सन व पुनेट ने 1905 में सर्वप्रथम लिंकेज शो किया था, लिंकेज के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? मीठी मटर के ऊपर। मीठी मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लाल फूल और लंबे परागण वाले पौधे का उन्होंने सफ़ेद फूल और छोटे व गोल परागण वाले के साथ क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने जो गुणसूत्र शो किए, ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ठीक है। वहाँ पे हमने जब मेंडल के नियमों को हमने समझा था तो हमने क्या किया? आर और एल, जैसे मैंने ए और बी जीन ली है, इसने आर और एल जीन लिए, ये दोनों एक ही गुणसूत्र पर शो किए, दोनों एक ही गुणसूत्र पे। तो यहाँ पे ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, ये कितने जोड़ी? एक जोड़ी गुणसूत्र है, तो 2n हो गई। ये द्विगुणित कोशिका है, ये भी द्विगुणित कोशिका है। तो यहाँ पे दोनों जीन उन्होंने एक ही गुणसूत्र पे शो किए। इन्होंने क्या लिया? कैपिटल आर, यदि हम 12th में जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखें तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एल का क्रॉस कराया स्मॉल आर और स्मॉल एल के साथ, ठीक है। तो जो F1PD में प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई? कैपिटल आर, कैपिटल एल और स्मॉल एल। जो कैपिटल आर, कैपिटल एल और स्मॉल एल, रेड और लॉन्ग, ये F1PD प्राप्त हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब बात करते हैं F2PD का। तो F2PD का इन्होंने
पहले क्या किया, मियोसिस के द्वारा समझाया कि गैमेट कितने प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे दो स्थिति है, जैसे पहले वहाँ पे दो स्थिति थी जब दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थी, तब मैंने दो स्थिति वहाँ पे शो की थी। यहाँ पर भी दो स्थिति है, कब, जब दोनों जीने एक ही गुणसूत्र पे स्थित है। तो यहाँ पे दो स्थिति कौन सी है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट की, ध्यान से सुनना, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन, क्योंकि पेकाइटिन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। तो पेकाइटिन की बात करते, उप अवस्था है पेकाइटिन, प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था है पेकाइटिन। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर देखो, क्रॉसिंग ओवर हर कंडीशन में नहीं संपन्न होते। एक होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र है जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, जैसे वो एक जगह इकट्ठे हो गए तो उस समय क्या होता है, एक साथ आ गए तो उस समय आप सभी जानते हो गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारी जीनें होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे बीच में हो गया, सेंट्रोमियर के पास हो गया, टीलोमियर के पास हो गया, तो किसी भी जीन के बीच में हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि किस जीन के बीच में हो रही है क्रॉसिंग ओवर और कितनी हो रही है, वो भी हम देखेंगे कि कितना हो सकता है और संभावना कैसी बनती है, इसका लिंकेज के साथ क्या संबंध है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो हमारे पास जो जीनोटाइप प्राप्त हो रहे हैं वो सेम वही प्राप्त होंगे जो पेरेंट्स के अंदर थे। पेरेंट्स के अंदर क्या थे, कैपिटल आर कैपिटल एल, कैपिटल आर कैपिटल एल मिल गया। दूसरा स्मॉल आर और स्मॉल एल, ठीक है, क्योंकि सेम क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई ना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, जैसे ये गुणसूत्र है, ये दूसरा होमोलोगस गुणसूत्र है, तो इन दोनों के बीच में होती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, तो ये क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त हो रहे हैं और वो पेरेंट्स के समान ही है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, मतलब वो वाले जिनमें कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये पेरेंट्स के समान हो गए। दूसरी कंडीशन जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आर और एल जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है वो तो यहाँ लग जाएगा और नीचे वाला पार्ट है ऊपर लग जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास संयोजन अलग प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल एल और स्मॉल आर कैपिटल एल, तो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। तो वही हम जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिए थे जहाँ पे दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पे स्थित थी, वहाँ पर भी हमें 4 प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त हुए युग्मकों के अंदर। यहाँ पर भी हमें 4 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। क्रॉसिंग ओवर हो रही है और नहीं हो रही, दोनों कंडीशन में हमें 4 प्रकार के जीनोटाइप हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब एफएनपीडी से जो युग्मक बन रहे हैं, 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं एफएनपीडी से। इसने क्या किया, एफएनपीडी का क्रॉस करवाया किससे, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव से। तो हमारे पास जो F2PD प्राप्त होती है, हमारे पास जो F2PD प्राप्त होते हैं उसमें जो फिनोटाइप होगा, देखो उसमें जो फिनोटाइप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, F1PD के संयोजन पर निर्भर करेगा। क्यों, क्योंकि F2PD का क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इससे फिनोटाइप चेंज नहीं होगा। जो फिनोटाइप किससे डिपेंड करेगा, F1PD पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप देखो 4 प्रकार के गैमेट बने थे, एक पेरेंट से 4 प्रकार के गैमेट बने और दूसरे वाले से एक ही प्रकार का गैमेट बनता है, स्मॉल आर स्मॉल एल। तो उसको इसके साथ संयोजन किया, जाइगोट बनाया, तो हमारे पास 4 प्रकार के जीनोटाइप हमें F2PD में प्राप्त हुए। और जो चारों का जो रेशियो है
मैं पहले बता चुका हूँ F1 PD का जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास रेशियो क्या प्राप्त होता है 1:1:1:1 1:1:1:1। लेकिन यहाँ पर देखो बेट्स और पुनेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे जो रेशियो क्या प्राप्त हुआ भिन्न था, अलग था। 920 तो पेरेंटल यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट एलील थे वो वाले हैं और 80 नए बने हैं, तो रेशियो में अलग प्राप्त हुआ 1:1:1:1 नहीं प्राप्त हुआ। तो ये क्यों नहीं हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीनें एक ही गुणसूत्र पे स्थित थी और दोनों जीनों के बीच में लिंकेज पाई गई जिसके कारण वो दोनों एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखती है। उन दोनों का ट्रांसफर या स्थानांतरण वंशागति दोनों की एक साथ ही होती है। बहुत कम ऐसी रेयर कंडीशन आती है जब क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है जिससे कुछ नए रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, जो कितने बन रहे 80 बने थे इस केस में। तो यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट की प्रायिकता या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इसका मैं अलग से जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको इसका मैथमेटिकली एनालिसिस बताएंगे। आप सभी को क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिकली जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जीन मैपिंग का बनता है, जीन ऑर्डर का बनता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी हम देख रहे हैं। ये जो डायग्राम लिया गया है वो स्नुसेड और सिमंस की बुक से लिया गया है। आगे बात करते हैं। 1910 में TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के ऊपर। उन्होंने प्रैक्टिकली वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को समझाया था प्रैक्टिकली। तो यदि प्रायोगिक रूप से वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को किसने समझाया ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको TH मॉर्गन वहां पर बताना है। ड्रोसोफिला पे काम किया था, ड्रोसोफिला की आई के ऊपर काम किया था उन्होंने पर्पल व गोल आई का क्रॉस करवाया किसके साथ, रेड और वेस्टिजियल आई के साथ। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में आर और एल शो किए थे, उससे पहले हमने ए और बी जीन शो की थी। यहाँ पे हम दोनों जीनों को अलग नाम से शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक जीन को कैपिटल P स्मॉल r प्लस और दूसरे को VG प्लस, यहाँ पे आप स्मॉल p भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो PR प्लस और VG प्लस, ये प्लस क्यों लगाया है, प्लस लगाते हैं प्रभावी जीन के लिए। प्लस किसके लिए लगाते हैं, प्रभावी जीन के लिए, और जिसमें प्लस नहीं लगा होता है वो अप्रभावी जीन हो जाएगी। तो दूसरी वाली कौन सी हो जाएगी, PR और VG। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही गुणसूत्र बनाऊंगा, क्योंकि हम गुणसूत्र के हिसाब से देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने गुणसूत्र ले लिए PR प्लस और VG प्लस, PR प्लस और VG प्लस। इसको यदि मैं लेटर में लिखूं जैसे हम 12 में पढ़ते तो कैसे लिखूं, PR प्लस और VG प्लस। जैसे कैपिटल A कैपिटल B। यदि मैं इसको और शॉर्ट में कहूँ तो A और B के संदर्भ में कहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा ले रहा हूँ मैं, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, PR VG और PR VG। अब इनका जो गैमेट बन रहा है, इनसे जो गैमेट बन रहे हैं, देखो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, सब सेम है। तो क्रॉसिंग ओवर होएगी तो भी वही सेम प्रकार का हमें संयोजन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा उसका क्या संयोजन होगा, PR प्लस VG प्लस या PR प्लस VG प्लस या AB। ऐसे ही दूसरे का सेम PR और VG या PR VG या
ए और बी। ठीक है, मैं साथ में ए और बी का इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो गैमेट बन गए, युग्मक बन गए। अब मुझे फर्टिलाइजेशन करवाना है तो इन दोनों को एक साथ शो कर देते हैं, क्योंकि जाइगोट बनता है तो युग्मक एक साथ आ जाते हैं। पी आर प्लस वी जी प्लस पी आर और वी जी, ये हमें कौन सी प्राप्त हो गई? F1PD प्राप्त हो गई। अब F1PD का हम क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस, वही सेम कंडीशन। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? यहाँ पे मैं इसका क्रॉस किसके साथ कराऊंगा? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। वीजी पहले पी आर लिख देता हूं, पी आर वीजी, पी आर वीजी। इससे जो गैमेट बनेगा, इससे जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? एक ही प्रकार का बनेगा, पी आर और वीजी। इससे जो गैमेट बनेंगे वो हमें 4 प्रकार के प्राप्त होंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। कौन कौन से 4 प्रकार के मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखना आप गौर से। मैं 4 यहाँ पे अलग अलग बता रहा हूँ, पे लिख रहा हूँ। पी आर प्लस वीजी प्लस, एक तो ऐसा कैसा बन जाएगा, दूसरा स्मॉल पी आर और वीजी, दूसरा ये बन जाएगा सेम पेरेंटल, दूसरा। अब इनके बीच में क्रॉसिंग और कराऊंगा मैं, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग और करा रहा हूँ, यहाँ क्रॉसिंग और करा रहा हूँ। क्रॉसिंग और में क्या होता है? ये वाला खंड ऊपर लग जाएगा और नीचे वाला खंड ऊपर लग जाएगा, ऊपर वाला खंड नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? पी आर प्लस और वीजी, दूसरा में पी आर और वीजी प्लस। तो हमारे पास 2 और यहाँ प्राप्त हो रहे, पी आर प्लस और वीजी और पी आर वीजी प्लस। तो 4 प्रकार के जुटाएं प्राप्त हो रही है। अब ये इधर युग्मक 4 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं और इधर युग्मक 1 प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो ये आपस में जब जाइगोट बनाएंगे तो ये तो सबके साथ वही सेम ही आएगा। तो जाइगोट हमारे पास बनेगा, उसका जो जीनोटाइप प्राप्त होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो जो प्राप्त हो रहा है, जो रेशियो प्राप्त हुआ, वो रेशियो क्या प्राप्त हुआ? टीएच मॉर्गन को जो रेशियो प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था? चारों प्रकार के जो संयोजन है, पी आर प्लस वीजी प्लस, पी आर प्लस पी आर और वीजी, पी आर प्लस और वीजी और पी आर वीजी प्लस, ये 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे टीएच मॉर्गन को 1339, दूसरा 1195, तीसरा 151 और 154, ये 4 प्रकार के जो फिनोटाइप उनका ये रेशियो उन्हें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऊपर वाले दोनों है ये पेरेंटल के समान है और जो दूसरे वाले ये क्रॉसिंग ओवर से बने हैं, लेकिन कम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होने से जो क्रॉसिंग वाले होते हैं वो हमेशा लगभग बराबर ही होते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि पी आर प्लस और वीजी प्लस के बीच में लिंकेज पाई जाती है। इनके बीच में क्या पाई जाती है? लिंकेज पाई जाती है। ये लिंकेज है। क्यों? अब ये हमें चारों बराबर संख्या में क्यों प्राप्त क्यों नहीं है? क्योंकि लिंकेज हर स्थिति में नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर हर कंडीशन में संपन्न नहीं होता है। इसलिए क्रॉसिंग ओवर वाले जो रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं वो संख्या में कम होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में संबंध की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, उसको आप लोग देखो।
ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन लिए दोस्तों। एक वो कंडीशन है जहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, और दोनों जीनें अलग अलग गुणसूत्रों पे स्थित है। यहाँ पे देखो, ये ए जीन है, ये बी जीन है। सॉरी, यहाँ पे ये ए जीन है और यहाँ पे ये बी जीन है। ठीक है, दूसरी वाली स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों जीने यहाँ मैंने क्रॉस करवाया, यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस करवाया, तो मेरे पास है यहाँ जो F1PD प्राप्त हो रही है वो क्या है, कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1PD प्राप्त करिए। इसका यदि फिर यदि मैं टेस्ट क्रॉस कराऊँ, ये देखो स्मॉल ए और कैपिटल बी, यहाँ देखो मैं यहाँ ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ देखो ये F1PD है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यदि इनका हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो हमारे पास 4 प्रकार के जीनोटाइप में प्राप्त होते हैं, और इन चारों प्रकार में जो बीच वाले ये क्या है, ये नए बन रहे हैं, नए संयोजन। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो में प्राप्त होता है वो रेशियो में क्या प्राप्त होता है, 1 1 1 1 1, मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग, जहाँ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, जहाँ पे कोई लिंकेज नहीं है। दूसरी स्थिति देखते हैं जिसमें लिंकेज तो है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं है, लिंकेज है दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर नहीं है। उस स्थिति में लिंकेज है, इसका मतलब दोनों जीने एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों जीने लिए नहीं है, ये देखो दोनों जीने ए और बी वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। तो इनका जब हमने क्रॉस करवाया आपस में, कैपिटल ए कैपिटल बी का स्मॉल बी के साथ करवाया, तो यहाँ जो गैमेट बन रहा है, यहाँ पर हमें एक ही प्रकार का गैमेट मिल रहा है। यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा वाला भी एक प्रकार का, इससे F1PD बन रही है, ये F1PD बन गई। अब इस F1PD में क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका हमने जब टेस्ट क्रॉस कराया, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया, तो हमारे पास 2 प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त होते हैं। क्यों, हमें रिकॉम्बिनेंट वाले नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होने की वजह से सिर्फ 2 प्रकार के कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। और इनका जब हमने इधर एक प्रकार का बनेगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ करवाएंगे, तो वही सिर्फ हमें 2 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन, लिंकेज भी है और क्रॉसिंग ओवर भी है। लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर भी है। उस स्थिति में क्या होगा, देखो ये हमारे पास पहला जनक है, दूसरा जनक है, यहाँ से गैमेट बना, इधर से गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद में हमें F1PD प्राप्त हुई। F1PD में हमें क्या प्राप्त होता है, वही कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी प्राप्त हो गया। अब इसका हमने क्या करवाया, इसका हमने करवाया टेस्ट क्रॉस, ये F1PD प्राप्त हो गई। F1PD से गैमेट में कितने प्रकार के बन रहे हैं, गैमेट हमारे पास 4 प्रकार के बन रहे हैं। गैमेट हमारे पास 4 प्रकार के बन रहे हैं। टेस्ट क्रॉस कराने से, ये टेस्ट क्रॉस हमने करवाया, तो टेस्ट क्रॉस करवाने से इस वाले से तो सिर्फ एक गैमेट बनेगा, बता चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। और इस वाले F1PD वाले से 4 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। यहाँ से जब हम पूरा इसका फिनोटाइप देखेंगे F2PD का, तो वहाँ पे हमें जो रेशियो 1:1:1 हमें प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सारे कोशिकाओं में नहीं होती, कुछ ही कोशिकाओं में होती है, और जिनमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं वहाँ वाली कोशिकाओं में नए संयोजन बन जाते हैं। जैसे इसमें देखो मैंने जूम कर दिया, ये 4 प्रकार के युग्मक है। यहाँ पे जो पहला वाला है वो 40 बन रहा है, दूसरा वाला
16, तीसरा वाला, दूसरा वाला 10, तीसरा वाला 10, चौथा वाला 40। तो जो दूसरे और तीसरे वाले हैं ये कौन से रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये लिंकेज की उदाहरण है और ये लिंकेज है। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या संबंध है, ये कैसे समझ में आता है। यहाँ पे आप देखो, मैं यदि बात करूं लिंकेज समानुपाती 1 क्रॉसिंग ओवर, ये फॉर्मूला बनता है, ये इनके बीच में संबंध है। यानी जितनी अधिक क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी ही लिंकेज कम होगी, या जितनी जीन के बीच में लिंकेज पाई जाती है उतनी ही क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना होती है, क्रॉसिंग ओवर उतनी ही कम पाई जाती है। तो ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है। इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो क्वेश्चंस है, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस शेप में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सीरीज को सबके साथ शेयर कीजिए, क्या पता किसी का भला हो जाए, किसी को समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ धन्यवाद, राम राम।